नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी और मगध एम्पायर। तो हम कर रहे हैं बिहार हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़, जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद की काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक बीपीएससी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो गुप्त वंश एवं मगध साम्राज्य तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना मैं बता दूं कि गुप्ता डायनेस्टी का जितना इम्पैक्ट बिहार पे रहा है, बस हम उसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बुक के थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुप्ता डायनेस्टी का पूरा हम पढ़ेंगे, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी का जो ओरिजिन है वो ऑब्वियसली मगध एम्पायर में ना होके बल्कि वो उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। तो इसके आने वाले जो वंश होते हैं, डायनेस्टी होती है वो कुछ इम्पैक्ट डालते हैं बिहार पे, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो गुप्तकालीन बिहार, तो गुप्त के पीरियड का ये बिहार कैसा था तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि जो गुप्त पीरियड है, गुप्ता वंश है, इसकी स्थापना किसने करी थी, इसको किसने सेटअप किया था? तो नाम था श्रीगुप्त। ठीक है, क्या नाम था? श्रीगुप्त ने फाउंडेशन की गुप्ता डायनेस्टी की। और श्रीगुप्त के बाद इसके जो सक्सेसर आते हैं वो कौन थे? घटोत्कच इसके सक्सेसर थे। और यहाँ तक बिहार में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है गुप्तकालीन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है जब घटोत्कच का जो सक्सेसर आता है, जो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो यहाँ से इम्पैक्ट आता है बिहार पे गुप्त काल का। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या इम्पैक्ट रहा है। तो देखिए, बिहार के गौरव का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन चौथी शताब्दी ईस्वी में हुआ। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये बात कर रही है चौथी शताब्दी ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं। आपको यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, उम्मीद है आपको मालूम होगा, लेकिन ये और भी मैं क्लियर कर दूँगा यहाँ से। तो जैसे मान लो इसको हमने माना ज़ीरो। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट लिया ज़ीरो। तो पहले हमने जो पढ़ा, पहले के जो वीडियोस हमने पढ़े, वो छठी ईसा पूर्व, चौथी ईसा पूर्व, तीसरी ईसा पूर्व की हम बात करी थी। ठीक है, लेकिन अब हम ईसा पूर्व की बात हम नहीं कर रहे। मतलब ये जो हम ये यूज़ करते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और फिर हम यूज़ करते हैं एडी, एमिनो डोमिनिक। ठीक है, यानी कि ये कर बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, और हिंदी में इसको एनी डोमिनिक को बोलो ईस्वी। तो जो बीसी यूज़ करते हैं, यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म है, ईसा मसीह का ये जीरो जो हमने पॉइंट लिया, ये ईसा मसीह का जन्म इंडिकेटर है। इससे अगर पीछे का जो भी पीरियड की बात हम करोगे, जिस काल की बात करोगे, वो पूर्व में चला जाएगा। वहाँ पे हम बीसी, बिफोर क्राइस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और वही ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली जो साल को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जन्म हम याद रखना, यहाँ पे जन्म, उनके मरने की नहीं तिथि हम यहाँ पे देख रहे हैं, उनकी हम जन्म की तिथि देख रहे हैं। तो उनके जन्म के बाद के जो भी हम काल की बात करेंगे, जो भी घटनाओं की बात करेंगे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ईस्वी होगा, या फिर इंग्लिश में एडी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। तो हम पहले ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की ही पढ़ाई कर रहे थे। पिछले के वीडियो में जो भी मौर्य काल के बारे में हमने पढ़ा, हर्यंक वंश पढ़ा, शुंग वंश जो भी पढ़ा हमने, वो सब क्या किया। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें हमने वो सब देखी। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद की बातें हम देख रहे हैं, बाद की घटनाएं देख रहे हैं। जो गुप्त काल था वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की है। ये हम सीधा चौथी शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। जो अभी आपका कौन सा शताब्दी चल रहा है? तो अभी हमारा 21वीं सेंचुरी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम चौथी शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखो बिहार से कैसे रिलेशन होता है गुप्त शासकों का। तो गुप्त शासकों का उदय आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है और बिहार का बॉर्डर आपको पता होगा, दोनों मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग था, यानी कि बिहार के बॉर्डर के पास,
में इलाहाबाद और बनारस के जो मध्यवर्ती क्षेत्र में संभवतः हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में ही जो गुप्त शासकों का उदय हुआ था। वे इस क्षेत्र में संभवतः कुषाणों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में सत्तारूढ़ रहे थे। इनमें एक चंद्रगुप्त ने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। हमने आपको बताया था महाजनपद में जो लिच्छवी गणराज्य था वो बिहार में था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। बिहार का जो वैशाली जिला है आज, वो वाला क्षेत्र था। ठीक है, तो वहीं से जो लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी की जो राजकुमारी थी, क्या नाम था? कुमार देवी। तो कुमार देवी से जो गुप्त शासक, जो गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त सक्सेसर आया, चंद्रगुप्त, इसने यहाँ कुमार देवी से विवाह की। उसके बाद क्या हुआ? इसका यही कारण था कि उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई और बिहार के क्षेत्र पर भी उसका नियंत्रण बना। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 320 ईस्वी में जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे हम बात करें सिर्फ चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का थर्ड शासक था, तीसरा शासक था। पहला तो श्रीगुप्त था, दूसरा घटोत्कच का जो सक्सेसर था वो था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की उसने। और चंद्रगुप्त ने ही गुप्त संवत का भी इसी समय प्रचलन लिया। उसी के साथ गुप्त सम्राटों के इतिहास का आरंभ होता है। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र आता है समुद्रगुप्त। ठीक है, अब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई 335 ईस्वी में। उसके बाद उसका पुत्र आता है समुद्रगुप्त, जो 335 से 375 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं बल्कि 335 से 375 ईस्वी तक शासक बना रहता है। कौन? समुद्रगुप्त। वह एक महान विजेता था जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार लगभग समस्त उपमहाद्वीप में किया। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। उसके इन अभियानों की चर्चा कहाँ पे मिलती है? हरि सिंह ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इस बुक में मिलती है। सर्वप्रथम उसने गंगा जमुना द्वाब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात उसने पंजाब, असम, नेपाल और बंगाल में आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित की। फिर उसने विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित आटविक राज्यों की विजय पूरी की। उसका अगला अभियान दक्षिणापथ के क्षेत्र में हुआ। कहाँ? दक्षिणापथ में। फिर पूर्वी सागर तट के किनारे यात्रा करते हुए उसने तमिलनाडु के क्षेत्र तक फैले लगभग 12 राज्यों को पराजित कर उन पर अपनी संप्रभुता आरोपित की। अब देखिए, हमने पहले बताया था कि मगध साम्राज्य इतना क्यों फैला, मगध साम्राज्य इतना पावरफुल क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे जो भी रूलर थे, जो भी शासक आए, वो काफ़ी बलशाली थे, वो काफ़ी उसका एक्सपेंशन करते गए। लेकिन जब मौर्य वंश का जो लास्ट रूलर था, उसके बाद वो मतलब मौर्य वंश ख़त्म होने के बाद जो मगध साम्राज्य था वो बिल्कुल सिकुड़ना शुरू हो गया था। ठीक है, सिकुड़ते रह गया। उसके बाद जब मगध साम्राज्य का एक्सपेंशन फिर से जब हुआ, वो कब हुआ? तो यही 6ठी शताब्दी में हुआ। वो इसके मतलब 4ठी शताब्दी में, ये गुप्त वंश के काल में। ठीक है, अंततः उसने शक और कुषाण शासक को पराजित किया जो पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भारत में सत्तारूढ़ थे। कुषाण आपको पता होगा, शक और कुषाण दोनों कहाँ पे थे? पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि वेस्ट पार्ट में इंडिया, राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र था। ठीक है, और पश्चिमोत्तर भारत में सत्तारूढ़ थे। उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड। अब देखिए, अब चंद्रगुप्त सेकंड आ जाता है।
चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा के समृद्ध क्षेत्रों को जीत कर गुप्त साम्राज्य में मिलाया। हमने अभी देखा चंद्रगुप्त फर्स्ट का। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आया समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी आ गया, सक्सेसर आ गया उस समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, उसका अब सक्सेसर आया, उत्तराधिकारी आया, जिसका नाम रखा गया चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से ये आया। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, क्या नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र और मालवा, ठीक है, सौराष्ट्र और मालवा के समृद्ध क्षेत्रों को जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिलाया। सौराष्ट्र ये सब जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये सब का जो क्षेत्र है, उन सबको अब यहाँ पे फिर गुप्त साम्राज्य में, यानी कि गुप्त वंश ने मिला लिया अपने एम्पायर में, यानी कि मगध साम्राज्य में ये सब कुछ मिला लिया। उसने पश्चिमी दक्कन के वाकाटक शासकों से वैवाहिक संबंधों द्वारा भी अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अपनी पुत्री प्रभा देवी का विवाह उसने वाकाटक वंश में किया। किसने किया? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। शकों पर भी अंकुश बनाए रखने में वह सफल रहा। अब यहाँ देखिए, उसने पश्चिमी दक्कन के वाकाटक शासकों से वैवाहिक संबंध द्वारा भी अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अपनी पुत्री प्रभा देवी का विवाह उसने वाकाटक वंश में किया। शकों पर अंकुश बनाए रखने में सफल रहा। चंद्रगुप्त सेकंड का शासन काल जो कब तक रहा? 375 से 412 ईस्वी तक रहा। गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का यही काल रहा था। चंद्रगुप्त सेकंड के उत्तराधिकारियों को विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पश्चिमोत्तर जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ उसके सीमांत क्षेत्र के हूणों के आक्रमण हुए। स्कंदगुप्त के शासनकाल जो कि 456 से 76 ईस्वी तक हूणों के आक्रमण नियंत्रित रहे, मगर तत्पश्चात हूणों द्वारा गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र पर अधिकार किया जाने लगा। बुधगुप्त के शासनकाल 476 से 96 ईस्वी के अंत तक साम्राज्य विखंडित हो गया था। 485 ईस्वी तक हूण मध्य भारत तक फैल गए थे, जो हूण शासक थे। बाद में हूण शासक मिहिर कुल ने भी पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की। जो हूण शासक था मिहिर कुल, इसने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की, नरसिंह गुप्त बालादित्य को पराजित कर दिया और उसे बंगाल तक खदेड़ दिया। इसी काल में मालवा का जो शासक था यशोवर्धन ने हूणों से संघर्ष किया और गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दिया। कौन? यशोवर्मन, जो कि मालवा का शासक था। अन्य क्षेत्रों में भी अधीनस्थ शासक और सामंत स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने लगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर, अब 4ठी शताब्दी में शुरुआत हुई थी इसका क्या बोलते हैं, गुप्त साम्राज्य का मगध पे, ठीक है। और यहाँ पे आप बात हो रही है 6ठी शताब्दी के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त वंश का नियंत्रण था। कौन सा गुप्त वंश? परवर्ती गुप्त वंश। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो था और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मौखरी वंश था। समझ रहे हो की सत्ता स्थापित हो गई थी। बंगाल में भी स्थानीय शासक सत्ता ग्रहण करने में सफल हुए। तो 6ठी शताब्दी के मिडिल में आने तक में आप यहाँ पे समझ सकते हो कि परवर्ती जो गुप्त शासक थे उनका नियंत्रण हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और बिहार और उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ पूरा एरिया है, जो बॉर्डर है, उसमें स्थापित हो गया किसकी सत्ता? तो परवर्ती गुप्त वंश का। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए जो मौखरी वंश था, इसकी सत्ता बिहार के कुछ क्षेत्रों पर गुप्त वंश का नियंत्रण था, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मौखरी वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत लगभग 5 शताब्दियों के अंतराल पर गुप्त शासकों ने पुनः भारत में एक विशाल साम्राज्य पुनर्गठन किया। तो अभी हमने आपको बताया, तो जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था, उसके बाद 5 शताब्दी बाद
फिर इसके अंतराल पर गुप्त शासक ही था जिसने विशाल साम्राज्य का फिर से गठन कर दिया था, मगर उनका साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की भांति केंद्रीकृत नहीं था। हमने वहाँ पे बताया था बिल्कुल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, केंद्रीकृत था, जो राजा ही सबसे वो होता था कि राजा से पूछे बिना और कुछ काम नहीं हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुप्त शासक में कहा जा रहा है कि यहाँ में थोड़ा सा डिफरेंस था गुप्त शासन में। इसमें अधीनस्थ शासकों और सामंतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। मतलब जो अलग अलग क्षेत्र में थे, जो सामंत जिन्हें कहा जाता था, जो अधीनस्थ शासक थे, उनकी भी जो है वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो भी उनका इम्पोर्टेंट है, उनका वो वहाँ पे हक चलता है। यह वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली भी था, इसलिए केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता प्रकट होते ही, इसलिए जैसे ही पता चला कि राजा थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, ये जो जितने भी अधीनस्थ थे, इस अधीनस्थ शासकों और सामंतों ने गुप्त वंश की सत्ता को चुनौती दे दी और अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया। तो ये चीज़ हो जाता है। अब मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत था, सब कुछ राजा ही हैंडल करता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो क्षेत्रीय जो लोकल अधीनस्थ शासक थे, जो सामंत थे, उन लोगों को भी दे दिया गया था। तो अब ये जो सामंत थे, अधीनस्थ शासक थे, इनको जैसे ही मालूम चला कि केंद्र में यानी कि राजा जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, बस इन्होंने अपना सत्ता हथिया लिया। साम्राज्य में सैन्य बल की कमज़ोरी और आर्थिक संकट की समस्याओं ने भी पतन की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान किया। गुप्त काल विद्या, कला और सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का युग माना जाता है। राजनैतिक शांति और सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण इस काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मगर यह विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है। कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में इस काल में प्रगति अवश्य हुई, मगर इसका प्रभाव शासक वर्ग तक ही सीमित था। समझ गए? मतलब गुप्त काल में जो कला सांस्कृतिक जीवन था वो बहुत आगे बढ़ा, लेकिन ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि हर तबके के लोगों में बढ़ा, क्योंकि ये सिर्फ शासक वर्ग में बढ़ा। जो शासक वर्ग थे वो अपनी जो भी कला सांस्कृतिक थी तो अपने महलों दीवारों पे लगवाते थे, अपना कला बनवाते थे, लेकिन जो गरीब तबके वगैरह थे उनको उन तक ये कला वगैरह नहीं पहुंची। ये गुप्त काल की बात हम कर रहे हैं। जन साधारण की स्थिति दुखद नहीं थी। इस प्रगति का केंद्र राजधानी और उससे संबंधित क्षेत्र थे और साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में इसका प्रभाव प्रकट नहीं हुआ। बिहार के इतिहास के संदर्भ में यह एक गौरवशाली अध्याय था। इस काल के विख्यात जो विद्वान भी रहे, मतलब गुप्त काल के विद्वान, जैसे वारामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के नाम महत्वपूर्ण है। ये लोग किस काल के थे? तो गुप्त काल के ही थे। जो वारामिहिर थे, आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में इनकी देन अविस्मरणीय है। किनकी? वारामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की। गुप्त काल में ही नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। अब यहाँ देखिए किस काल में बोली जा रही है, तो गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। तो एक गुप्त शासक था जो था कुमारगुप्त। जी हाँ, कुमारगुप्त ने इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी और ये कुमारगुप्त का शासन चला था 414 से 455 ईस्वी तक। ठीक है, तो उसी ने नालंदा महाविश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। कालांतर में यह विद्या का प्रमुख केंद्र बना। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी भी आते थे। इस काल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक प्रगति हुई। कालिदास के अनेक नाटकों की रचना की जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देते हैं। हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का विकास हुआ और हिंदू धर्म का वर्तमान रूप मुख्यतः इसी काल में विकसित हुआ। किस काल में? गुप्त काल में ही विकसित हुआ हिंदू धर्म का जो वर्तमान विकसित रूप है। कला के क्षेत्र में इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में
अगर बात करें कला के क्षेत्र में क्या उपलब्धि है इस काल की, तो बोध गया का महाबोधि मंदिर आप देख लो, वो गुप्त काल का ही है। और नालंदा का महाविहार तो हमने आपको बता दिया, उसका अवशेष जो आप देख सकते हो वो महत्वपूर्ण है। ये सब किस काल की है, तो गुप्त काल की है। चंद्रगुप्त सेकंड का जो शासन काल में चीनी यात्री फाहियान आया था, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। जो चंद्रगुप्त सेकंड था, इसके ही शासन काल में चीनी यात्री फाहियान आता है। बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया सवाल। उसने 405 से 411 ईस्वी के बीच भारत का भ्रमण किया। वह बिहार के क्षेत्र में भी आया और 3 सालों तक पाटलिपुत्र में रहा। कौन? फाहियान। इस नगर के गौरव का उसने उल्लेख किया। इस नगर के भव्य अट्टालिकाओं के संबंध में वह लिखता है। फाहियान लिखता है जो नगर का, यानी कि पाटलिपुत्र नगर का जो भव्य अट्टालिकाएँ थे उनके संबंध में फाहियान क्या लिखता है? उसने कहा कि इनका निर्माण मनुष्यों ने नहीं, देवताओं ने किया होगा। इतना खूबसूरत पाटलिपुत्र था जो नगर बसाया गया था कि फाहियान ने बोला कि इसका निर्माण जो है मनुष्यों ने तो नहीं बल्कि देवताओं ने ही किया होगा। अब देखिए, कुमारगुप्त जिसने नालंदा महाविहार ये सब वगैरह बनाया, कुमारगुप्त के बाद जो गुप्त वंश एक मतलब शासक आता है, स्कंदगुप्त आता है। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है लास्ट ऐसा रूलर था, लास्ट ऐसा शासक था गुप्त वंश का जो पावरफुल था। बाकी इसके बाद जो भी शासक आए बहुत ही कमज़ोर शासक वर्ग हुए। और गुप्ता डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था, वो कौन था? विष्णुगुप्त। जी हाँ, विष्णुगुप्त याद रखिएगा। इसका असली रूलर मतलब लास्ट रूलर था गुप्त डायनेस्टी का। तो लास्ट रूलर, फर्स्ट रूलर, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये सब तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। तो ये था गुप्त वंश एवं मगध साम्राज्य। ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, लाइक ज़रूर कीजिए और बताइए हमें कि ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार से। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।